हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। आज अपन क्या करेंगे, आज अपना डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है। दो थ्योरम के बारे में बात करूंगा मैं। एक है रोल्स थ्योरम और एक है एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। हालांकि ये दो थ्योरम नहीं है, कहने को ये दो थ्योरम है, लेकिन रोल्स थ्योरम जो है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। उसके बाद में अपन ने बोला एक और नई थ्योरम एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं रोल्स थ्योरम से। पहला थ्योरम है अपना रोल्स थ्योरम। ठीक है, देखो रोल्स थ्योरम क्या है। इसके अंदर अपन 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। कट टू कट में क्या कर लेता हूँ, 3 पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में कोई एक फंक्शन है जो ए बी से आर के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये अपन को पता है, ये क्या दे रखा है, इसका डोमेन दे रखा है, ये रेंज दे रखा है अपन को। यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो एक क्लोज इंटरवल में है ए टू बी। तो इस फंक्शन में अपन रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, या फिर मैं बात करूं कि रोल्स थ्योरम जो होगी वो एक गिवन फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। उसमें पहला कंडीशन है अपने पास में कि जो गिवन फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। जो अपन को इंटरवल देगा उस क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो फंक्शन अपन को दे रखा है वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी कहानी है कि या तो अपने पास में क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। और उसको 0 करने से जो मेरे पास में x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू जो है वो इस ओपन इंटरवल में, यानी कि ओपन इंटरवल ए टू बी में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन अगर ये फंक्शन फॉलो करता है तो इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा इसका ग्राफिकली मीनिंग भी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपन कि एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है अपने पास। ये कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है। यहाँ से लेके यहाँ तक के कर्व की अपन को सिर्फ बात करनी है, क्योंकि अपन को गिवन क्या है, जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अपने पास में ए टू बी में जा रहा है। यहाँ तक की बात कर लेता हूँ। देखो ये रेंज कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने पास में पूरा का पूरा आर हो। ये सिर्फ इतना सा बता रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए। देखो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए एफ ऑफ ए। भाई फंक्शन को अपन क्या मान रहे हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इसमें x इक्वल टू मैं पुट करूंगा a, तो ये कितना बनेगा f ऑफ a, तो x कोऑर्डिनेट a और ये बन जाएगा f ऑफ a। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो b f ऑफ b। ठीक है, इस कर्व में देखो ये a से लेके b तक कंटिन्यूस भी है, ग्राफ से अपन देख सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ से अपन ये देख सकते हैं कि कहीं पे शार्प पॉइंट नहीं आ रहा है और कंटिन्यूस ऑलरेडी है, तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अब जो तीसरी कहानी अपन को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एफ डैश एक्स अपन निकालेंगे, उसका जो गिवन फंक्शन होगा उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, और एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा सी कोई कांस्टेंट है। इसको मैं 0 करूंगा और 0 करने के बाद में जो भी इक्वेशन बनेगा उसको सोल्व करूंगा, और उसको सोल्व करने से अगर जो सी है वो ए बी में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, ये फंक्शन जो होगा वो रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करेगा, यानी कि इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम लग सकता है। अब इसकी कहानी को समझो तुम। भाई देखो एफ डैश ऑफ सी 0 होने का क्या मतलब है, किसी का डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है। अपन ने बात करी है डिफरेंशिएशन में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है ग्राफिकली वो ये है कि कोई भी कर्व दे रखा है अपन को,
ठीक है, कोई भी एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन को फंक्शन दिया, अपन ने उसका ग्राफ बनाया, तो जो dy बाई डी एक्स है वो x कोमा y पॉइंट पे, अब x कोमा y कोई भी पॉइंट हो सकता है, x कोमा y पॉइंट पे अगर मैं उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कर्व पे ड्रॉ करी गई एक टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में अपन क्या बोल रहे हैं कि वो स्लोप क्या है, 0 है। और अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है ये कि भैया जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि स्लोप क्या होता है अपने पास में, tan थीटा भी होता है, और थीटा क्या होता है अपने पास में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनता है उसकी अपन बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, ये ज्योमेट्री में अपन पढ़ चुके हैं। और अपन ज्योमेट्री में एक चीज और पढ़ चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि m1 इक्वल टू m2 होता है। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो सबका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही शो कर रहा हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है, 0 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका स्लोप 0 होगा। और यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया कितना, x इक्वल टू सी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, सी एफ ऑफ सी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। और 0 क्यों होगा, जब भी ऐसा कर्व बनेगा अपने पास में तो ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और अगर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 पे सी अगर ए बी से बिलोंग करता है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन ये फंक्शन फॉलो करता है, इसका मतलब इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो एक एक करके अपन क्या कर लेते हैं, इन कंडीशन को लिख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि जो फंक्शन है अपने पास में, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि क्लोज इंटरवल में ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब एल एस डी इक्वल टू आर एस डी रहा होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या रहा होगा, एक डेफिनेट वैल्यू रहा होगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कंटिन्यूस तो होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। और तीसरी कहानी देखो, ग्राफ से भी अगर तुम देखोगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये एफ ऑफ ए यहाँ पे और ये एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होंगे। से होंगे वो मैं बता देता हूँ कि भैया जैसे मान लो कि ये अपने पास में क्या है, एक कोड है, और ये कोड क्या है, इसके पैरेलल लाइन है। तो अपन को पता है कि पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और ये इसके पैरेलल है, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप 0, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और अगर दो पॉइंट अपन को दे रखा है तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है स्लोप निकालना कैसे, स्लोप m आता है अपने पास में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 तो ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करवाता हूँ, इसका मतलब ये जो स्लोप होगा वो 0 होगा, और 0 होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एक ही बात है, अगर मैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी बोलूँ या फिर एफ डैश 0 करके मैं सी का वैल्यू निकालूँ और वो ए बी से बिलोंग कर रहे, दोनों की दोनों
एक ही बात है, या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये कंडीशन अपन ने निकाली कहाँ से है, ये कंडीशन भी अपन ने क्या करा है कि इसका जो स्लोप है उसको 0 करके ही तो निकाला अपन ने। तो तीसरा कंडीशन जो है वो हो सकता है अपने पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, या फिर एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, जहाँ पे वेर सी क्या होना चाहिए, सी बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी। इफ all above three conditions are satisfying by the function, then Rolle's theorem will be applicable for this function, ये अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में अपने पास में कंटिन्यूस हो जाए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाए, और तीसरा कंडीशन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर हो जाए, या फिर एफ डैश सी इक्वल टू 0 करने से सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, तीनों कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन अपन को दे रखा है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। ठीक है, तो अपन को क्या देखना है, वो तीनों की तीनों कंडीशन देखनी है अपन को। तो पहली कंडीशन क्या थी कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है अपने पास में। कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चर्च में मैंने तुमको बता रखा है कि जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन को स्टैंडर्ड फंक्शन देगा तो अपन उसको कंटिन्यूटी चेक करने नहीं बैठेंगे और ना ही उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अपन उसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि अपन जानते हैं, वी नो दैट all polynomial function are continuous and differentiable in their domain। ये अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन अपन लिखते हैं, so f of x is continuous। डायरेक्ट लिख देंगे अपन क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, और अगर स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हो तो फिर अपन इसकी पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद में तीसरी वाली कंडीशन लगाएंगे। तो सो f of x is continuous and x belongs to -4 to 2। सेकेंड, भाई देखो पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनका डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में से ये उठा के दिया है अपन को, तो जब पूरे के पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूस है तो -4 to 2 में भी कंटिन्यूस होगा। तो अपन इसमें भी डायरेक्ट लिख देंगे, सो f of x इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2। तीसरी बात करते हैं अपन, तीसरी क्या, f ऑफ a और f ऑफ b की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू तो ये है और b का वैल्यू ये है, तो f ऑफ -4 की बात कर लेते हैं अपन। तो -4 अगर इसमें मैं पुट करूँगा तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर 16, ये -4 का मतलब यहाँ पे बन जाएगा -8 और ये -8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऐसे f ऑफ b की बात कर लेते हैं, f ऑफ b बनेगा अपने पास में f ऑफ 2, तो इसमें मैं 2 पुट करूंगा तो ये बनेगा 4 + 4 - 8, तो 8 - 8 ये भी क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b बन रहा है। मतलब तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। या तीसरी कंडीशन में अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्या,
कि मैं पहले क्या निकाल लूँ, एफ डैश एक्स निकाल लूँ। एफ डैश एक्स इसका क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा और 2x का कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एफ डैश सी निकाल लो, मतलब x की जगह c पुट करना है, तो ये बन जाएगा 2c प्लस 2। अब इसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं 2c प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल कर देता हूँ तो यहाँ से c प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा 2 से डिवाइड करने से, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये -1 देखो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, -4 -3 -2 -1 ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो c बिलोंग कर रहा है वो ओपन इंटरवल -4 to 2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब या तो मैं तीसरी कंडीशन ऐसे निकाल सकता हूँ या फिर ऐसे भी अपन चेक कर सकते हैं। कोई सा भी तरीका ले लो, कोई सा ही गलत नहीं है। ठीक है, कोई सा भी एक करके आ जाओ, कोई फर्क ना पड़ेगा उसके अंदर। तो इसमें अपन ने क्या करा है, कंटिन्यूटी देखी है, डिफरेंशिएबिलिटी देखी है और तीसरी ये कंडीशन देखी है। ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द गिवन फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, समझ में आया। तो ये था अपना रोल्स थ्योरम। कोई ज़्यादा कहानियाँ नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इनको अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट याद भी रख लोगे, जैसे अगर अपन को बोर्ड में लिखना है तो फिक्स चीज़ें हैं ये। और मोस्टली जो देता है अपन को स्टैंडर्ड फंक्शन ही देगा। मोस्टली जो फंक्शन आता है अपने पास में पोलिनोमियल ही आता है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन आ जाएगा कि हो सकता है वो कंटिन्यूस ही नहीं हो। अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर इतनी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। ये पहला पॉइंट लिख देंगे अपन कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो रोल्स, अगर पहली कंडीशन ही अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो रोल्स थ्योरम तो बहुत दूर की बात है, उसमें वहीं के वहीं लिख देंगे अपन कि ये फंक्शन क्या होगा, रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी में अपन पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबिलिटी की अपन बात ही नहीं करते हैं, वो वैसे ही नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अगर फॉलो करते, ये कंडीशन फॉलो कर गई तो सेकंड चेक करेंगे, ये फॉलो हो गई तो थर्ड चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एमवीटी के बारे में, मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर इसको अपन एलएमवीटी भी बोलते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अलग अलग नाम है लेकिन कहानी एक ही है। देखो भाई, मूव करता हूँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलूँ, मीन वैल्यू थ्योरम बोलूँ, एमवीटी, या फिर इसको एलएमवीटी बोला जाए, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, सब एक ही बात है। देखो अपन ने क्या करा, रोल्स थ्योरम में क्या करा था, अपन ने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, ग्राफ अपन ने फंक्शन का कुछ ऐसा बनाया था। तो इसको क्या करा गया, थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया। मॉडिफाई इसलिए करा गया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जो ग्राफ रहे होंगे एग्जैक्टली ऐसा ही रहा होगा, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि उस कर्व पे अपन क्या कर सके, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सके। दुनिया में सारे फंक्शन, सारे कर्व ऐसे नहीं है जिन पे सब पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। हो सकता है अपने पास में कि कर्व चेंज हो जाए और ऐसा हो कि मैं उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर उसमें टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा तो जो तीसरी कंडीशन अपने एफ डैश सी इक्वल टू 0 या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो फिर वहाँ पे लगेगी नहीं, और वहाँ पे नहीं लगेगी तो फिर रोल्स थ्योरम के ऊपर वाली कहानी आ जाएगी अपने पास में। यानी कि ये क्या है अपने पास में, रोल्स थ्योरम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो देखो इसको ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ मैं। मान लेते हैं कि ये वो वाला ग्राफ नहीं बन के ऐसा वाला कोई ग्राफ बन रहा है। मान लिया अपन ने ऐसा वाला ग्राफ बन रहा है, ठीक है, और इसमें मैं बोल देता हूँ कि x इक्वल टू ए, और यहाँ पे बोल दिया अपन ने x इक्वल टू बी। ठीक है, इस पॉइंट की कोई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और इस पॉइंट के भी कोई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फंक्शन में वही ले लेता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई अपन को फंक्शन दे रखा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a कोमा एफ ऑफ ए, और इसका बन जाएगा अपने पास में b कोमा एफ ऑफ बी।
ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, एक कोड बनेगा। क्या बनेगा, एक कोड बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे उसके अंदर अपने पास में एक कोड बन रहा था, उस कोड के अपन ने पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करी थी, वो टेंजेंट क्या आ रहा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा टेंजेंट नहीं है ना अपने पास में कि जो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल इसमें ड्रॉ कर सकूं। लेकिन अपन बात ही क्या किसकी कर रहे हैं, एमवीटी की कर रहे हैं, उसको तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम को। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इस कोड के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, तो इस कोड के पैरेलल एक टेंजेंट हो जाएगी अपने पास में ये वाली। इस कोड के पैरेलल एक ये वाली टेंजेंट हो जाएगी, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कितना, x इक्वल टू सी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, c कोमा f ऑफ c। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो अपन ने बात करी है कि डिफरेंशिएशन जो होता है उस कर्व पे क्या बताता है, उस टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप अगर डिफरेंशिएशन से निकालूं तो मैं क्या कर लूंगा, एफ डैश एक्स निकाल लूंगा। लेकिन एफ डैश एक्स तो क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट पे वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन मैं एक्स इक्वल टू उसके अंदर अगर सी पुट कर दूंगा तो वो इस पॉइंट पे ड्रॉ हुई टेंजेंट का स्लोप को बताएगा। और ये जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इस कोड के पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसका स्लोप तो कितना आ जाएगा अपने पास में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। और इसका स्लोप कितना आ जाएगा सी पॉइंट पे, f डैश c। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, f डैश c को जीरो नहीं करेंगे, f डैश c को इक्वल करेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के। और वहां से अपन c का वैल्यू निकालेंगे। और अगर वो c जो है वो अपन को बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a टू b, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। यानी कि चेंज हुआ है वो सिर्फ तीसरी वाली कंडीशन में हुआ है। और वो भी क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि स्लोप जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो हो, जरूरी नहीं है कि अपन टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ड्रॉ कर ही सके। ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो दो कंडीशन है भैया, कौन सी, कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। वो बात करेंगे तीसरे पॉइंट की अपन चेंज वाले में। तो पहली बात तो मैं वही फंक्शन ले रहा हूँ जहाँ पे क्या है अपने पास में a टू b, एक फंक्शन कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन है। तो पहली बात वही फंक्शन इज continuous in x belongs to close interval ab। दूसरी कंडीशन वही है, फंक्शन is differentiable in x belongs to open interval a to b। और जो तीसरी कंडीशन है अपने पास में, वो तीसरी कंडीशन अपन लगाएंगे f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। और यहाँ पे जो C होना चाहिए वो C क्या, वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल a टू b। रोल्स थ्योरम में और एमवीटी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहाँ पे अपन एफ डैश सी को जीरो कर रहे थे, यहाँ पे अपन एफ डैश सी का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा, अपन ने पास सी का वैल्यू निकालेंगे और सी का वैल्यू देखेंगे कि अगर ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है इसके अंदर तो एमवीटी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? बस थोड़ा सा अपन ने माइनर चेंज किया इसके अंदर, सिर्फ ये कहानी का, बाकी सारी की सारी कहानी। देखो अपना क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b, जहाँ पे a और b का वैल्यू 1 और 3 दे रखा है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3। फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। अपन को क्या करना है इसमें, मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताना है कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। और दूसरा, अगर एफ डैश सी को मैं 0 करूं तो 0 करने से सी का क्या क्या वैल्यू आएगा इस इंटरवल में, वो भी अपन को बताना है। ठीक है। तो पहली कहानी वही फिर से अपन रिपीट कर लेंगे इसके अंदर कि अपन जानते हैं कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन है।
और अपन जानते हैं कि सारे के सारे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। किस में, पूरे के पूरे अपने डोमेन में, और डोमेन इनका क्या होता है, रियल नंबर होता है। पहले वो वाली कहानी चिपका देंगे, फिर अपन बोल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है किसमें, इस इंटरवल में, यानी कि 1 to 3 में, और ये डिफरेंशिएबल भी है 1 to 3 ओपन इंटरवल में। फिर अपन आगे करेंगे तीसरे वाले पॉइंट की बात। तो देखो स्टार्ट करते हैं, वो लाइन अपन चिपका देंगे कि यहाँ पे अपन जानते हैं कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इस वजह से ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। उसके बाद की कहानी, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन x बिलोंग्स टू a to b नहीं करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 to 3। दूसरी बात वही, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। तीसरी बात कर लेते हैं अपन क्या, कि अपन को f' निकालना है और वो किसके इक्वल करना है, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a के। तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ, तो पहले इसका f' निकालेंगे तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5 ऐसा कैसा x स्क्वायर का 2x, तो 5 इंटू 2x बनेगा 10x, और ये माइनस 3x का बन जाएगा माइनस 3। f' क्या आ जाएगा, x का वैल्यू मैं c पुट कर दूंगा तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ये आ गया अपने पास में f'। ठीक है, अब निकाल लेते हैं अपन f ऑफ b। तो f ऑफ b कितना आएगा भाई, f ऑफ b का मतलब f ऑफ 3, f ऑफ b का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दो f ऑफ 3, a का वैल्यू कितना है 1 अपॉन b माइनस a, यानी कि 3 माइनस 1, ये कितना बन जाएगा 2। तो f ऑफ 3 का अगर वैल्यू फाइंड करें तो 3 का क्यूब बन जाएगा अपने पास में 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, ये बन जाएगा 45, और माइनस ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस 27। ठीक है, f ऑफ a, या फिर मैं f ऑफ 1 की बात कर लूँ तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा। इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो f' जो होगा वो तो आ गया मेरे पास 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और इसमें मैं पुट करूँगा तो ये आएगा माइनस 27 माइनस ऑफ माइनस 7 बन जाएगा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा माइनस 10। इसको इधर ले आऊँगा तो ये बनेगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 10 माइनस 3, ये बन जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई से अब फैक्टर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और ये आ जाएगा 10, तो 3 और 7 ही आ जाएगा, तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। 3c कॉमन ले लेंगे तो c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर होके आ जाएंगे 3c माइनस 7 c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से c का वैल्यू एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा अपने पास में 7/3, वो आ रहा है अपने पास में 7/3, और 7/3 का मतलब हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग इसमें अपने पास में ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एमवीटी जो होगा इज एप्लीकेबल, एमवीटी जो होगा वो एप्लीकेबल होगा इस फंक्शन के लिए। भाई क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो जरूरी नहीं कि अपने पास में क्या हो कि दोनों की दोनों वैल्यू उसके अंदर आए। देखो 1 आ तो रहा है, लेकिन अपने पास में ओपन इंटरवल की बात करते हैं कि सी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल में। तो ये वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही, लेकिन ये वैल्यू बिलोंग कर रही है। अगर एक वैल्यू भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एमवीटी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रही है कहानी। तो इसके आगे अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है कि f' इक्वल टू 0 पे c बिलोंग्स टू 1,3 होना चाहिए। तो f' का मतलब अपन क्या करेंगे, इसको यहीं पे 0 कर लेंगे। f' को क्या कर लेंगे अपन, यहीं पे 0 कर लेंगे, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे। डायरेक्ट फैक्टर तो देखो इसके हो नहीं रहे, डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से c की वैल्यू निकालेंगे, c की वो वैल्यू रखेंगे जो इस इंटरवल में
आएगी। ऐसा तो सी का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या करे इस इंटरवल में आए, या ज़रूरी ये भी नहीं है कि दोनों की दोनों नहीं आए। अगर दोनों की दोनों वैल्यू आ रही तो दोनों के दोनों सी का वैल्यू आ जाएगा इसमें, और अगर एक वैल्यू आ रहा है तो एक आ जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि एक भी आए। ठीक है, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिजोल्व कर लेंगे, उसके बाद में इसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें देख लेंगे इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज अपन ने बात करी है किसकी, रोज थ्योरम की बात करी है, एमवीटी की बात करी है। दोनों के दोनों ही बड़े आसान सी थ्योरम है। रोज थ्योरम और एमवीटी में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, तुमको बता दिया मैंने कि एक तीसरे पॉइंट का फर्क है। और नॉर्मली अगर अपन को कोई फंक्शन देता है, तो अगर अपन को डायरेक्ट कोई फंक्शन दे रहा है, मतलब कोई स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट उसमें मेंशन कर देंगे कि अपन ये कहानी जानते हैं कि ये कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और उसके बाद में ये पॉइंट पुट करना है अपन को बस। अगर अपन को मान लो ऐसा फंक्शन दे दे जिसके बारे में अपन को नहीं पता है, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और फिर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। बट नॉर्मली अपने पास में एक ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन ही देगा जिसके बारे में अपन से वेरीफाई करवाएगा कि इसमें रोज थ्योरम एप्लीकेबल है या फिर मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी की बात करेगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेंशन करेगा अपन को कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9। तो देखो GIF की कहानी अपन अच्छे से जानते हैं, अपन ने इसमें कंटिन्यूटी में भी बात करी थी, डिफरेंशिएबिलिटी में बात करी थी, और फंक्शन में भी बात करी थी कि ये जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। कहाँ कहाँ ब्रेक होता है, ये हर एक इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इंटीजर तो आ ही रहा है, 5 आ रहा है अपने पास में, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। 5 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूस ही नहीं है। तो जो पहला अपना कंडीशन है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, ये उसको ही फॉलो नहीं कर रहा, तो आगे अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसको मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। ठीक है, तो अपन इसमें डायरेक्ट ही लिख देंगे कि वी नो दैट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at all integers. So here function is discontinuous. Function is discontinuous at x equal to 5, 6, 7, 8 and 9. It means MVT is not applicable for given function, देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं इसके अंदर, क्या अगर अपन ऐसी बात करें कि 5 to 6 तक भी मैं बात कर दूं इसकी, तो भी अपने पास में क्या होगा, ये इंटीजर आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। लेकिन सपोज करो कि मैं ऐसा बोल दूं 5.1 से लेके मैं बोल दूं जैसे 5.9 तक। अगर इसी फंक्शन की बात करूं मैं 5.1 से लेके 5.9 तक, तो देखो 5.1 और 5.9 के बीच में कोई अपने पास में इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर नहीं आएगा इसका मतलब ये ब्रेक भी नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा। और कैसा ग्राफ बनता है इसका, इस टाइप का बनता है। तो ये क्या बनता है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होगा। भाई ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका मतलब अगर अपन को चेक करना है, ऐसा नहीं है कि अपन भाई GIF देख लिया, GIF देखते अपन ने कहा कि नहीं डिसकंटिन्यूस है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसी कहानी दिमाग में मत बैठा लेना। ये डिपेंड करता है इस पे कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। अगर जो x दे रखा है अगर उसके अंदर इंटीजर आ रहा है तो फिर ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा कुछ दे दे उसके अंदर इंटीजर आ ही नहीं रहा है, अपन ने फोटो देखा उसका, अरे GIF तो डिसकंटिन्यूस होता है, जान दो उसको, ऐसा नहीं करना है अपन को। इसमें जैसे ये अपने पास में कंटिन्यूस भी हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, और फिर अपन इसकी तीसरी कंडीशन चेक करेंगे इसके अंदर। थ्योरम और एमवीटी दोनों की दोनों समझ में आई होगी। हर एक थ्योरम पढ़ के अपन ने एक एक एग्जाम्पल भी कर लिया, और इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी तक अपन ने सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। अभी अपन बात करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, भले वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है अपने पास में,
ठीक है, अपन को ये तो पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो ही जाके एक डिटर्मिनेंट बनाती है। ये तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अपन पढ़ ही चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कहता हूँ मैं कि एक कोई डिटर्मिनेंट है अपने पास में 3x3 का, तो उसके सारे एलिमेंट नहीं लिख के मैं लिख रहा हूँ R1, R2 एंड R3। ये इसके अंदर 3 एलिमेंट आ जाएंगे, इसके 3 एलिमेंट आ जाएंगे और इसके 3 एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन मैं इसको R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें क्या करेंगे अपन, R1 का डेरिवेटिव करेंगे, R2 और R3 को एज इट इज रखेंगे, प्लस R2 का डेरिवेटिव करेंगे, R1, R3 को एज इट इज रखेंगे, प्लस R3 का डेरिवेटिव करेंगे और R1, R2 को एज इट इज रखेंगे। जैसे R1 डैश R2 और R3 को एज इट इज रखा, प्लस R1 को एज इट इज रखा, R2 का डैश R3 को एज इट इज रखा, प्लस R1 को एज इट इज, R2 को एज इट इज और R3 का डैश कर दिया। यानी कि डैश किसको बता रहा है, डैश यहाँ पे इसके डेरिवेटिव को बता रहा है। और R1, R2, R3 यहाँ पे अपने पास में क्या है, 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, तो R1 में जितने एलिमेंट है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, इनको बाकी एलिमेंट को ऐसे रखेंगे, प्लस इसमें ऐसे कैसे रह जाएगी दोनों की दोनों रो और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसमें जो 3 एलिमेंट आएंगे तीनों एलिमेंट का अपन डेरिवेटिव कर देंगे और यही काम इसके अंदर कर देंगे अपन। ये तो अपन कैसे कर सकते हैं, रो के रेस्पेक्ट में, या फिर अपन जैसे मैं मान लेता हूँ कि वो 3x3 का क्या है अपने पास में एक डिटर्मिनेंट है जिसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं कॉलम के फॉर्म में C1, C2, C3। तो सेम यही काम इसमें कर लेंगे अपन कि अगर इसका डेल्टा डैश निकालना है मेरे को तो C1 का डेरिवेटिव कर देंगे अपन और C2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और C3 को एज इट इज रखेंगे, प्लस C1 एज इट इज, C2 का डेरिवेटिव C3 एज इट इज, प्लस C1, C2 एज इट इज और C3 का डेरिवेटिव। और अपन कोई जरूरी नहीं कि मैं दोनों की दोनों चीजें एक साथ करूं, मैं रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकता हूं, मैं कॉलम के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर सकता हूं। इसको मैं एक क्वेश्चन से अच्छे से समझाता हूं तुम्हें। फंक्शन अपन को दे रखा है इफ y इक्वल टू f of x gx hx। देखो भाई क्वेश्चन है अपना इफ y इक्वल टू, फर्स्ट रो दे रखी है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सेकेंड रो एल एम एन, थर्ड रो ए बी सी। तो अपन को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव करना है अपन को। तो अपन देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तो x के फंक्शन है और एल एम एन ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका डिवाइड बाई डी एक्स, पहली रो का डेरिवेटिव लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। ठीक है, पहली रो का डेरिवेटिव हो गया। भाई डैश किसको बता रहा है, डेरिवेटिव को बता रहा है, इसका डेरिवेटिव कर दिया, यहीं पे इसका डेरिवेटिव कर दिया, यहीं पे इसका, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए, इस पे साइन एक्स आ जाए, इस पे टू द पावर एक्स, तो डेरिवेटिव कर करके अपन लिख देंगे। एल एम एन एज इट इज आ जाएगा, R2 और R3 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब बात कर लेता हूँ मैं R1 को एज इट इज रखूंगा एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स और R2 का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये अपन ने क्या बोला, कांस्टेंट बोला है, तो L का भी 0, M का भी 0, N का भी 0 और इसको लिख लेंगे अपन A B C एज इट इज। प्लस अब R1 R2 को एज इट इज रख लेता हूँ, तो ये बनेगा f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स L M N। A B C भी क्या है, कांस्टेंट है, तो A का भी 0, B का भी 0 और C का भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। और अपन ने देखो डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो किसी डिटर्मिनेंट के अंदर, किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होता है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब देखो ये 0 ये 0 ये 0, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल अपने पास में जो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा वो यही बच जाएगा। अपने पास में जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो ये आ जाएगा। समझ में आई क्या ये बात? एक और क्वेश्चन से अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा अपन को फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पे इस लिमिट का क्या यूज होगा, या फिर मेरे को क्या पता चलेगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। अपन को बोला थोड़ी है
अपन को यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन देखो लिमिट को सोल्व करने के लिए अपन को ये तो पता है कि एफ ऑफ एक्स का एक तरीका तो क्या है कि मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लूँ, फिर इसके अंदर एफ ऑफ एक्स पुट कर दूँ और फिर मैं लिमिट को सोल्व करूँ। एक तरीका ये होता है अपने पास में कि देखो लिमिट जब अपन पढ़ रहे थे तब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो अपन ने एक रूल बताया था, डीएल हॉस्पिटल रूल बताया था या फिर ओपिटल रूल जिसको बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है, जैसे मैंने बोला था कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे रखा है और लिमिट दे रखा है अपने पास में x टेंस टू a, और अगर एफ ऑफ ए भी 0 की ओर टेंड कर रहा है और जी ऑफ ए भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रहा है अपने पास में, तो अपन क्या करते जाएंगे इसके अंदर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, x की वैल्यू a पुट करेंगे अपन इसके अंदर, और अगर फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फिर से इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि जब तक ये सोल्व नहीं हो जाता और 0/0 फॉर्म बना रहता है तब तक क्या करते रहेंगे अपन, इसका डेरिवेटिव करते रहेंगे। तो पहली बात तो इससे अगर मैं लिंक करूँ इस क्वेश्चन को, तो x टेंस टू 0, तो 0 जब मैं डिनोमिनेटर में पुट करूंगा तो ये 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना पता है कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास में, ये है, जब इसके अंदर मैं 0 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 0, भाई अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ 0/0, तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, तो एफ ऑफ 0 मैं इसमें पुट करूंगा तो cos 0 1 बन जाएगा, ये 0 1, ये 0 0 0 0 0 और 1। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये जो C2 है अपने पास में सेकंड कॉलम, इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे, इसकी वजह से इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर तुम देख लो R2 में, अगर इसमें भी मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, तो R2 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, अपने पास सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। इसका मतलब या तो मैं इसके रेस्पेक्ट में देख लूँ या इसके रेस्पेक्ट में देख लूँ, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0, कब, जब x इक्वल टू 0 होगा, यानी कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0, तो बन गया ना अपने पास में 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म बन रहा है तो मैं इसके अंदर ओपिटल रूल लगा सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 एफ डैश x, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, यानी कि अपन को क्या फाइंड करना है, एफ डैश x फाइंड करना है और उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, यही तो इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रही है कि ये बात, ये अपन को डायरेक्ट नहीं बोला, इस लिमिट में अपन को एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन को इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा अपने पास में, देखो कॉस ऑफ एक्स, या फिर मैं R1 का पहले कर लेता हूँ, तो कॉस का बन जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का बन जाएगा 1 और 1 का बन जाएगा 0, ठीक है। बाकी दो रो जो है अपने पास में एज इट इज रह जाएगी, ये बनेगा tan x x और ये बन प्लस R1 को एज इट इज रख लेंगे cos x x 1, ये बन जाएगा अपने पास में 2 cos x, ये बनेगा 2x और 2x का बन जाएगा 2, ये रो एज इट इज रह जाएगी tan x x 1 प्लस R1 R2 को एज इट इज रखेंगे अपन, तो ये बनेगा cos x x 1, ये बनेगा 2 sin x x स्क्वायर 2x, और इसका करेंगे तो tan x का तो कितना बन जाएगा sec स्क्वायर x, x का बनेगा 1 और 1 का बन जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक तरीके से अपन को अगर इस लिमिट को फाइंड करना है तो इस लिमिट में x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या फाइंड करना है मेरे को, एफ डैश ऑफ 0, इसमें क्या पुट कर देता हूँ x का वैल्यू 0, तो जैसे ही देखो इसके अंदर 0 0 पुट करेंगे तो तुम तो ये देख लो कि कोई सा रो या कोई सा कॉलम तो 0 नहीं हो रहा है, अगर वो 0 हो रहा है तो फिर उसका वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो जैसे इसमें 0 पुट करोगे साइन 0 0, साइन 0 0, tan 0 0, इसका मतलब इसका C1 क्या आ रहा है अपने पास में 0 0 0 आएगा, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस अगर इसमें देखो C2 में 0 बन जाएगा 0 बन जाएगा और 0 बन जाएगा x इक्वल टू 0 पे, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। बात कर लेता हूँ मैं किसकी, इसके बात कर लेता हूँ। इसमें देखो अपने पास में R2
x का वैल्यू 0 0 0 0, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या बन जाएगा 0। तो अपने पास में f डैश 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और f डैश 0 ही तो क्या है इस लिमिट का वैल्यू है, इसका मतलब इस लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? इसमें थोड़ा सा अलग सा कहानी था, अपने पास में लिमिट का यूज था और लिमिट में भी डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज था, ठीक है, वो अपन को यहाँ से पता लग गया। तो इस टाइप के अगर अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस अगर अपन ने कर रखी है भैया, तो अपन को क्लिक हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को ऐसे अप्रोच करना है। ऐसे मत देखना कि नहीं हमको कैसे मालूम पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो बेटा ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन सीखते जाएंगे, और टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आने अपन को। ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट, अब देखो कॉन्सेप्ट से अपना काम नहीं चलेगा, अपन को आता है डेरिवेटिव निकालना आता है, अपन को लिमिट निकालना भी आता है, सारे कॉन्सेप्ट अपन को पता है, लेकिन अप्रोच करना भी क्वेश्चन को आना चाहिए। और अप्रोच कहाँ से सीखेंगे अपन? जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उससे अपन अप्रोच करना सीखेंगे, ठीक है। तो अपना जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन 2 लेक्चर वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं एक लेक्चर में कुछ बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करवाऊं, और एक लेक्चर में मैं क्या करूं मेंस वाले क्वेश्चन या एडवांस वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।